स्वागत है बच्चों आप सबका फिर से अपने ऑटोवेन के डिजिटल एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। और आज हम लेने वाले हैं आपकी सेकेंड बुक कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक। ओके, कंपनी अकाउंट्स बेटा आपकी सेकेंड बुक है। कई बच्चों की ये डिमांड थी कि सर कंपनी अकाउंट्स को भी शुरू किया जाए। एक तरफ हमारी पार्टनरशिप चल रही है, वो वीडियोस आती रहेंगी। दूसरी तरफ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपके लिए कंपनी अकाउंट्स यानी बुक 2। बुक 2 कंपनी अकाउंट्स बेटा 24 मार्क्स का 24 मार्क्स का वेटेज है। 24 मार्क्स का वेटेज इस बुक का आपको है। समझते हैं, कोशिश करते हैं पहले समझने की, क्योंकि कई बार बच्चे इसको रटने की कोशिश कर रहे हैं, रटे जा रहे हैं, फिर सब गलतियां हो रही हैं। बेटा ऐसा करने वाले हैं कि पूरी स्टोरी लाइन आपको आराम से समझ में आए। बेटा कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कंपनी, जितनी भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड, आपने पढ़ा होगा कंपनीज कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जितनी भी कंपनीज है बेटा वो कवर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट में, क्योंकि कंपनी एक्ट से ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो कंपनी एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर आपको जैसे एक बिजनेस करना है, यू वांट टू डू अ बिजनेस, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ओके बेटा आपके बिजनेस का जो लीगल स्टेटस होगा, लीगल स्टेटस वो क्या होगा। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट या किसी सर्विस में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आपको एक बिजनेस फॉर्म बनाना होता है। अगर बेटा आप अकेले हो, अगर ओनर हमारा सिंगल है, तो हम प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं। तो एक से ज्यादा लोग मिलकर, यानी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। हम पार्टनरशिप बिजनेस भी बना सकते हैं, या उसी काम को करने के लिए हम अपने बिजनेस को कंपनी के लीगल फॉर्म में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि हम कंपनी बना के भी उस बिजनेस को कर सकते हैं, जिसमें इसका एक यूनिक नेम हो जाएगा। तो अगर हम अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं बेटा, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन हमें कंपनी एक्ट के थ्रू करना होगा। फिर हम बोलेंगे कंपनी इज अ सेपरेट, जैसे हमेशा बोलते थे अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट एंटिटी, और बेटा अपने ओनर से जो कंपनी है वो क्या होगी, कंपनी कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यानी लॉ की नजर में, लॉ के नजरिए से भी कंपनी अलग है, और बाकी कंपनी के साथ जो लोग डील कर रहे हैं, चाहे वो ओनर हो और चाहे वो बिजनेस के और भी वो पार्टीज हो जिनके साथ बिजनेस का लेन देन होगा, तो ऑल बिजनेस, ऑल अदर बिजनेस, ऑल अदर पार्टीज जिनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सचेंज होगा, इधर ओनर के साथ जो कुछ भी एक्सचेंज है, इन सब के लिए कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। एंड कंपनी कभी भविष्य में चल के बंद अगर होगी बेटा, वाइंड अप होगा, इसका लिक्विडेशन होगा, तो वो भी कैसा होगा, बाय लॉ। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड लिक्विडेशन इज डन बाय लॉ। कंपनी खुलेगी भी लॉ से और बंद भी लॉ से ही होगी। ठीक है, तो बेटा कंपनीज एक्ट इसके ऊपर जब लगेगा तो कंपनी एक्ट के बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस भी इसके ऊपर अप्लाई होंगे, वो सारा कंपनी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के लिए भी बेटा कंपनीज एक्ट में इसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि एक कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीजें उसमें हमें करना है, वो सारी चीजें कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। एक और बात बेटा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा ये सारी चीजें जो है इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करनी होती हैं। इन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, prepared and presented as per Company Act 2013। बेटा कंपनी एक्ट 2013 में इसके प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट गिवन है उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होना चाहिए। आप किसी और फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी एक्ट ने प्रिस्क्राइब्ड कर दिया। इसके अंदर बेटा शेड्यूल थर्ड, एक शेड्यूल दिया है, कंपनीज एक्ट में एक शेड्यूल थर्ड दिया है, जिसके अंदर इन सब के फॉर्मेट्स, इनके फॉर्मेट्स गिवन है। तो बेटा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड जो फॉर्मेट्स गिवन है, उन्हीं फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग ही इनका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है सर। बेटा इसी शेड्यूल में सबसे पहले जो दिया गया है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। तो सबसे पहले एक नजर हमें ये देख लेना है कि हम एज पर कंपनी एक्ट शेड्यूल थर्ड किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट बनेगी वो कैसे बनेगी। बैलेंस शीट, चलिए बेटा हमारे साथ थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले हाँ जी, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। थोड़ा डिफरेंट तरीका मैं यूज करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा रटना ना पड़े, फॉर्मेट को रटना ना पड़े, आपके दिमाग में फॉर्मेट सेट हो जाए। उसके लिए मैं एक ट्राई करता हूं तरीका। मैंने कहा बैलेंस शीट में आता क्या क्या है, आपने कहा सर देखो बैलेंस शीट में आते हैं एसेट्स, ऑल एसेट्स, और ये सारे एसेट्स किसके इक्वल टू हो जाते हैं, टोटल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सारी एसेट्स मिलकर सारी लाइबिलिटी के इक्वल होते हैं। हमने कहा बेटा लाइबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल ये सब आप कर चुके हैं 11th में, आपको पता है। सर इंटरनल लाइबिलिटी का जो नाम होता है वो होता है कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे हम, कैपिटल। ओनर से जो कुछ मिला था, यानी क्लेम ऑफ ओनर। कैपिटल क्या होती है, क्लेम ऑफ ओनर। बिजनेस की टोटल एसेट्स में ओनर का जितना क्लेम बनता है बेटा उसे बोलते हैं क्या, कैपिटल। और इसको जोड़ देते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी के साथ, तो इसे हम बुलाएंगे केवल लाइबिलिटी। तो कैपिटल प्लस बिजनेस की आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। फर्दर डिवीजन देखिए बेटा, टोटल एसेट्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल एसेट्स को भी डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। ठीक है, एक तो हो गया नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा हो गया करेंट एसेट्स। ठीक है, तो बेटा जैसे एसेट्स को करेंट और नॉन करेंट में डिवाइड किया, वैसे ही लाइबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉन करेंट
लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी। और बेटा जब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी के अंदर जो कैपिटल होती है बेटा, जो टोटल कैपिटल कंपनी की रजिस्टर्ड है, उसको डिवाइड करते हैं हम छोटे छोटे पार्ट्स में। टोटल कैपिटल को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं भाई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट मतलब सारी यूनिट की मॉनेटरी वैल्यू तो सेम है, तो एक यूनिट जो उसमें है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो इसका नाम क्या हुआ? शेयर होल्डर्स फंड। तो जो कैपिटल होल्ड करते हैं, यानी जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के फॉर्म में पैसा जो प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं एज ए कैपिटल, उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर। तो जैसा भी मैंने बताया बेटा, क्लेम ऑफ ओनर, क्लेम ऑफ ओनर, ओनर का जो भी क्लेम है वो कैपिटल है। तो जितना पैसा ओनर ने लगाया है बिजनेस में, क्या केवल उतना ही पैसा वो क्लेम करेगा? तो प्रॉफिट भी तो वही क्लेम करेगा। और प्रॉफिट से अगर कुछ रिजल्ट बना दिए गए, कुछ रिजल्ट बनाए गए हैं पार्टनरशिप में भी हमने ये किया, तो बेटा अगर रिजल्ट बने हुए हैं प्रॉफिट से, तो रिजल्ट किसका है? वो भी तो ओनर का है। प्लस कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर कंपनी की बैलेंस शीट में है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर किसका राइट है? ओनर का। वो भी ओनर का ही क्लेम है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमारे पास एक फॉर्मेट मिल गया, सिंपल एसेट्स और लायबिलिटी को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओके। एक और बात सर, इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझ लें। सर ये जो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स हैं, यानी एसेट्स को जो डिवाइड किया गया है नॉन करेंट और करेंट में, किस बेस पर डिवाइड किया जाता है? बेस क्या है इसके पीछे? बेस अगर मैं देखूं तो इसमें एक चीज, टाइम, दो चीजें आपको मिल गई। चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, वो करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है, सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगा बेटे। हमारी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को हम किस बेस पर डिवाइड करेंगे? इसका बेस भी यही होगा जो एसेट्स के लिए है। गॉट इट? तो हमको ये समझना है बेटा कि ये जो बेस हमने बनाया है, इस बेस को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमारी बैलेंस शीट जो आने वाली है उसमें एसेट्स के नॉन करंट और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के लिए कॉमन बेस लिया गया है। तो इसको समझते हैं बेटा। एक तो मैंने कहा टाइम, टाइम में क्या है? अकाउंटिंग पीरियड। क्या है? अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर आज किसी 31 मार्च को मैं कोई बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, किसी भी ईयर के 31 मार्च को, बेटा कंपनी एक्ट में इसको भी डिफाइन कर दिया है। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में हमारा अकाउंटिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है, पर कंपनी एक्ट में क्लियर है, फाइनेंशियल ईयर को ही क्या लेना है आपको? अकाउंटिंग पीरियड लेना है। बेटा फाइनेंशियल ईयर सर किसे कहते हैं? मैंने कहा बेटे 1 अप्रैल
2000 whatever जो भी ईयर ले लो 21, 22, 23 टू 31 मार्च 2000, अगर यहाँ हमने लिया 22 तो यहाँ क्या आएगा 23। तो ये जो टाइम पीरियड होता है बेटा, इसको हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। फाइनेंशियल ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ डिफाइन हुआ? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको फाइनेंशियल ईयर माना गया और कंपनी एक्ट ने कहा ठीक है, तो उसी फाइनेंशियल ईयर को ही हम अकाउंटिंग पीरियड मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ये कंपनी एक्ट ने फिक्स कर दिया। मैंने कहा ठीक है सर, तो कभी भी 31 मार्च 22 को मान लेता हूं मैं, बनाने जा रहा हूं एक बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर अभी हम पुराने फॉर्मेट पे ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एसेट्स है ना, आपने कहा उनको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो नॉन करेंट और दूसरा करेंट एसेट्स। अब जैसे बेटा कोई एक एसेट्स है, कोई एक एसेट है, जैसे मैंने कहा लेट्स मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश या बैंक, दीज आर सम एसेट्स। बेटा इन एसेट्स के अंदर आपको ये देखना होता है कि इनकी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ, या ये एसेट्स कितने टाइम बाद हमारे कैश में कन्वर्ट होते हैं। जैसे इनका हमें मान के चलते हैं भाई, जैसे हमने मशीनरी खरीद रखी है, तो मशीनरी हम देखते हैं 31 मार्च, बेटा 31 मार्च को बैलेंस शीट में मुझे इनको लिखना है। तो कौन कौन से एसेट्स को मैं लिखूंगा नॉन करेंट में और कौन सा करेंट में, डिपेंड ऑन, हम कहेंगे 31 मार्च के बाद मुझे आगे फ्यूचर में देखना है 31/3/23। मैंने कहा आज मैं ये देखूंगा कि अगले अकाउंटिंग पीरियड, ये खत्म हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड, आज बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, मुझे बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करना है इन एसेट्स को, तो मैं पूछूंगा क्या अगले 12 महीने, यानी जो ये अकाउंटिंग पीरियड शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, उससे 31 मार्च 23 तक, इस बीच में अगर हमारी एसेट्स की लाइफ खत्म हो जानी है, अगर इसकी लाइफ पूरी हो जानी है, तब तो ये बन जाएगा करंट में, तब तो इसे कहां काउंट करेंगे? करंट में। लेकिन अगर हमारी एसेट्स की लाइफ इसके बाद भी, बेनिफिट ऑफ एसेट्स इसके बाद भी, इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा सर, ये तो आगे कई सालों तक चलेगा भी, इस इन एसेट्स के बेनिफिट कब तक कन्वर्ट होंगे सर? मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर एसेट्स की लाइफ इसकी इस तारीख के बाद तक चलती रहेगी तो वो एसेट्स हो जाएंगे हमारे नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है बेटा, मशीनरी क्वेश्चन आएगा, मशीनरी आज मैं पूछ रहा हूं आगे कितनी लाइफ बची सर? अभी तो 4-5 साल चलेगी। मैंने कहा चलो मशीनरी तो यहां आ जाएगा, मशीनरी। मैंने कहा प्लांट, इसकी भी लाइफ बहुत लंबी है, प्लांट। फर्नीचर, अभी ये भी चलेगा, फर्नीचर। मैंने कहा चलो स्टॉक, सर स्टॉक आज की डेट में जो स्टॉक बचा है, क्या वो पूरे 1 साल से ज्यादा का स्टॉक हम होल्ड करके रखे हैं? स्टॉक तो बेटा 2, 3, 4, 5 महीने से ज्यादा का होता ही नहीं है। तो हमने कहा स्टॉक तो फिर अगले 12 महीने के अंदर ही यूटिलाइज होना है, तो स्टॉक यहाँ आ गया। हमने कहा डेटर, सर डेटर तो महीने 2 महीने में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, डेटर कैश में जल्दी कन्वर्ट होंगे। और बेटा कैश और बैंक तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट यही है, यानी कि ये तो कैश के ही फॉर्म में मौजूद है, तो कैश और बैंक जो भी बैलेंस है वो तो हमारा करंट एसेट्स ही होते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड कि अगर नेक्स्ट 12 महीने के अंदर उन एसेट्स की लाइफ खत्म होनी है, यानी यूटिलाइज होने हैं या कन्वर्जन इनटू लिक्विडेट हो जाने हैं कैश में, तो वो एसेट्स हमारे कौन से होंगे? करंट।
और अगर 12 महीने के आगे भी इनकी लाइफ है, 12 महीने से ज्यादा इनकी लाइफ है, तो बेटा वो कहलाएंगे नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लाइबिलिटी के लिए भी लगाएंगे बेटा, फॉर लाइबिलिटी। जैसे मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लोन लेते हैं पब्लिक से जब, उसे बोलते हैं डिवेंचर। एक होता है बैंक लोन, बैंक लोन जैसे टर्म लोन वगैरह होते हैं। एक होता है बेटा क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई रह गया पिछले साल का, वो भी लाइबिलिटी है। तो इसमें अगर देखेंगे बेटा तो ये हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, यानी इन लाइबिलिटीज को अगले 12 महीने के बाद पे आउट करना है, अगले 12 महीने पे नहीं करना है, तो वो लाइबिलिटी क्या हो गई, नॉन करेंट, नॉन करेंट, यानी डिवेंचर्स हो गए, बैंक लोन हो गया। बेटा करंट में क्या क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, सर ये क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब तो हम पे कर देंगे नेक्स्ट ईयर ना। तो जो भी खर्चे हमें नेक्स्ट ईयर में पे करने हैं, जो भी लाइबिलिटीज हमें नेक्स्ट ईयर में पे करनी है, वो इसके अंदर जो भी लाइबिलिटी आ रही है नेक्स्ट 12 मंथ में, वो सारा करंट लाइबिलिटी में आएगा। इसके बाहर अगर पे आउट करना है, नेक्स्ट 12 मंथ के बाद पे आउट करना है, तो क्या हो गई, लॉन्ग टर्म। ठीक है, ओके बेटा सेकंड सिचुएशन देखते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कैश जब बिजनेस में लगाया जाता है, एक बार कैश बिजनेस में लगाया गया, तो कैश से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल से क्या बनेगा बेटा, फिनिश्ड गुड्स तैयार होंगे। फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद वो बेचा जाएगा बेटा, तो डेटर तैयार होगा, और जब डेटर आएगा तो डेटर हमें क्या करेगा, पैसे पेमेंट करेगा उसके बाद। तो बेटा एक बार जब कैश बिजनेस में आता है, किसी साइकिल में आता है, तो रॉ मटेरियल बनेगा, आएगा, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार होंगे, स्टॉक तैयार होगा, स्टॉक बिकेगा तो डेटर बनेंगे, फिर डेटर से पैसा आएगा। बेटा जी जब हम कैश लगाते हैं तो रॉ मटेरियल को आने में हमारे पास एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो पड़ोसी से खरीद रहे होंगे, हमारी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है हो सकता है किसी दूसरी कंट्री से आता हो। तो जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, जो भी है, तो इसमें होता है एक टाइम पीरियड लगता है। हमने कहा कितने टाइम में ये आपके पास पहुंचता है, कितना टाइम तक आपके पास स्टोर में रहता है, यानी उसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगेगा, 1-2-3 महीने जो भी लग जाए। फिनिश गुड्स सारा बनते ही अगले दिन बिक नहीं जाता बेटा, उसको बिकने में भी टाइम कंज्यूम करेगा, यानी वो भी टाइम लेगा। और जब हम डेटर को यानी उधार पे सामान बेचेंगे तो डेटर को भी क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, यानी एक बार लगा पैसा घूम के आने में एक टाइम पीरियड लेता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमको 2 मंथ्स का टाइम चाहिए, यहाँ पर हमको 4 मंथ्स का टाइम चाहिए, यहाँ पर हमको 6 मंथ का टाइम चाहिए, और यहाँ पर हम 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। तो बेटा इस साइकिल को कंप्लीट होके वापस आने में हमें 2 4 2 6 6 6 12 2 14 कितने ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ की हुई, 14 मंथ। तो बेटा जी 14 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है इसमें। अब देखिए अगर कोई भी एसेट और लायबिलिटी के लिए बात कर रहा हूं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, जैसा यहां पे किया, इसको हमने अकाउंटिंग पीरियड के बेस पर चेक किया था। इस बार हम इसी को ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पर चेक कर रहे हैं। हमने कहा यहां पर हमको बनानी है बैलेंस शीट 31/3 वटेवर, हमको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है एसेट्स को या लायबिलिटी को। हम क्वेश्चन पूछेंगे हर बार। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि
31/3 नेक्स्ट ईयर को। हमने कहा अगले 12 महीने ये हुए, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कहाँ जा रहा है, 14 महीने का। तो बेटा हमने कहा इसके बाद 2 महीने और ऐड करेंगे तो क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल एंड होगी, यानी यहां से ऑपरेटिंग साइकिल यहां तक आ रहा है। ध्यान से, किसी भी लायबिलिटी को मुझे पे करना है, पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग पीरियड पूछो, क्या हमारे नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर सर यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ कहीं भी पे करना है, इनमें से कहीं भी पे करना है तो विद इन द अकाउंटिंग पीरियड है। तो अगर विद इन द अकाउंटिंग पीरियड पे करना है तो क्या हुआ, वो विद इन, तो क्या हुआ, करेंट लायबिलिटी होगा, और एसेट है जो अगले 12 महीने में हमें यूटिलाइज हो जाएगा तो करेंट एसेट्स बन गया, 12 महीने के अंदर है। तो मैंने कहा बेटा मान लो लायबिलिटी का पेमेंट यहां करना है, ठीक है, यहां पर पे करना है। मैंने कहा सर पहला केस क्या विद इन द अकाउंटिंग पीरियड है, आपने कहा नहीं सर अकाउंटिंग पीरियड तो यहाँ खत्म हो जाएगा, उसके बाद पे करना है, तो अकाउंटिंग पीरियड वाला केस तो पिट गया। एज पर अकाउंटिंग पीरियड तो कह रहा है कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है सर, यानी कि नॉन करेंट। मैंने कहा दूसरी सिचुएशन क्या है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, क्या ये लायबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, हमने कहा हाँ सर ऑपरेटिंग साइकिल में है। तो इस सेकंड वाले केस की वजह से वो क्या बन गया, करंट लायबिलिटी। सर इस केस में एक रूल से तो फेल हो रहा है पर दूसरे रूल के अंदर वो आ गया। मैंने कहा और क्या बोला, और मतलब किसी भी एसेट और लायबिलिटी को करंट है या नॉन करंट है, इसके लिए इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करना होगा। और एक भी और लगा है, मतलब चाहे इसके थ्रू चाहे इसके थ्रू, दोनों में से किसी भी एक वजह से अगर वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी बन गए तो वो करंट लायबिलिटी ही है, यानी कि दोनों में से एक भी सिचुएशन में अगर वो अंदर आ गया, यानी कि अब इसके बीच में कहीं भी यहाँ अप टू दिस कहीं भी अगर एसेट्स लायबिलिटी हमारी आती है, एसेट्स का रियलाइज होना या लायबिलिटी का पे आउट करना, इन दोनों के बीच में कहीं भी आ जाए, सर यहाँ पर हो तब भी करंट, यहाँ हो तब भी करंट, यहाँ हो कहीं भी हो, क्योंकि दोनों इसके अंदर बेटा दोनों रूल में से एक जगह तो फंसी जाएगा। लेकिन अगर लायबिलिटी यहाँ पे करनी है, सर पहला रूल भी पिट गया, उसके बाहर चला गया, और दूसरा रूल भी पिट गया, इसके भी बाहर चला गया, तब बेटा क्या बन गया, नॉन करंट बन जाएगा ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई बेटा बात? चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो हमारा वापस चलते हैं, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तब भी करंट और ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है तो नॉन करंट। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं मैं, आप बताइएगा बेटा, ये 31/3 की बैलेंस शीट आप बनाने जा रहे हो और आपको डिसाइड करना है कि ये करंट है या नॉन करंट। ये नेक्स्ट 31/3 का डेट होगा, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड यहां खत्म होने वाला है। ओके, और ऑपरेटिंग साइकिल यहां पर है 8 महीने का, 8 मंथ का क्या है ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेटा बताइए, कोई भी लायबिलिटी है वो सेटल करनी है 4 महीने में, नॉन करंट, करंट लायबिलिटी। दूसरा केस बेटा 6 महीने में, ये मंथ्स हैं, तब भी करंट लायबिलिटी है। बेटा 8 महीने के अंदर, विद इन 8 मंथ्स, करंट लायबिलिटी। बेटा 9 महीने पर ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चला गया, हमने कहा सर अगर 9 महीने हो गए ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से तो ये क्या हो गया, नॉन करंट। लेकिन दूसरा रूल कह रहा था नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है, 12 महीने के अंदर है, सर अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से ये क्या बन गया, करंट लायबिलिटी। 11 महीने में, 11 महीने में अगर लायबिलिटी सेटल करनी तो क्या बन गया, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर हो गया लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर फंस गया। मैंने कहा 6,
बेटा 14 महीने में यहाँ सर ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर हो गया और अकाउंटिंग पीरियड से भी बाहर हो गया। तो अगर 14 महीने हो गया तो क्या बन गया, नॉन करंट लाइबिलिटी। सेम रूल अप्लाई करेंगे एसेट्स के लिए। अगर वो एसेट्स अगले ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कहीं रियलाइज हो जानी है तो भी करंट है, इसके बाहर गई और अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रियलाइज होना है तब भी करंट है, और इन दोनों के ओवर रूल करके बाहर चला जाता है एसेट्स, तो क्या बन जाएगा, एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स बन जाएगा। आई थिंक ये ठीक से समझ में आ गया बेटा। चलते हैं अपने पहली स्लाइड पर। यहां पर तो आपको समझ में आया कि कोई चीज करंट एसेट्स हो सकती है, नॉन करंट एसेट्स हो सकता है, करंट लायबिलिटी हो सकती है और नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है। तो बेटा बचा ही क्या, शेयर होल्डर फंड, तो आपको पहले ही समझा दिया मैंने। शेयर होल्डर फंड में ये सारी चीजें आती हैं। अब क्या करना है, ठीक है, इनको अरेंज करना है, ध्यान से समझो। बैलेंस शीट में दो चीजें, ये लायबिलिटी साइड हो गई, बेटा ये लायबिलिटी साइड हो गई, ये लायबिलिटी साइड है हमारे पास, और ये एसेट साइड है, दोनों इक्वल होते हैं। सर अभी तक तुम बैलेंस शीट ऐसे बना लेते थे, ये ऐसे बनाया, इधर एसेट्स हो गए, इधर लायबिलिटी हो गई, पार्टनरशिप के अंदर सारी एसेट्स लिख दिया, इधर कैपिटल लिख दिया पार्टनर्स के, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया, और उसके नीचे जो और लायबिलिटी उनको लिख दिया, और हमने कहा ये लो, ये मैच हो गया, काम खत्म। बेटा इस तरह की जो बैलेंस शीट अब तक हम पार्टनरशिप में बनाते आए हैं, प्रोप्राइटरशिप में 11th क्लास में बनाए हैं, इस बैलेंस शीट को बेटा क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, साइड बाई साइड। हॉरिजॉन्टल मतलब साइड बाई साइड, एक साइड एसेट्स का, दूसरा साइड लायबिलिटी का, दोनों साइड इक्वल, हॉरिजॉन्टल। बेटा कंपनी एक्ट ने बोला हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं चलेगी, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं चलेगी, नॉट अलाउड इन कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट ने जो फॉर्मेट दिया उसने कहा बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट कैसी बनानी है, वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। सर वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, नीचे, साइड कोई नहीं होता, ना राइट साइड होगा और ना लेफ्ट साइड होगा। तो हमने कहा ठीक है सर इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। हमने कहा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में बेटा जो पहले हम लिखने वाले हैं, पहले किसको रिपोर्ट करने वाले हैं, पहले हम लायबिलिटी साइड की रिपोर्ट करेंगे, लायबिलिटी साइड के जस्ट नीचे क्या रिपोर्ट करने वाले हैं, एसेट साइड को। तो हमने कहा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये नाम है बेटा। हम पहले क्या रिपोर्ट करने जा रहे हैं, एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड का नाम हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें जरा आप बताइएगा मुझे बेटा, इस लायबिलिटी साइड में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, बस केवल 3 चीजें याद रखो, 1 2 3, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बेटा इसको चल के सीधे सीधे लिख देना है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, ये पहला हेड था हमारा, एक। दूसरा हमने क्या बताया, क्या लिखना है बेटा, लायबिलिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल दो ही तो था, इंटरनल शेयर होल्डर फंड और एक्सटर्नल को बांट दिया नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा हमने क्या बना दिया बेटा, करंट लायबिलिटी। ठीक है बिल्कुल ओके बेटा। बेटा दीज कॉल्ड एज, दीज नोन एज अ हेड। हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ये 3 हेड बताए गए फॉर्मेट के अंदर।
बाकी बेटा बुक में 4 है, हम आपको केवल उतना कराएंगे जो आपके मतलब की चीज है, जो आपको यूटिलाइज होनी है। पूरे फॉर्मेट को रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा विश्वास करिए आप। चलिए, शेयर होल्डर फंड, मैंने क्या बोला था बेटा अभी आपको पीछे, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या है, एक तो जितनी कैपिटल लगाई ओनर ने वो है, प्लस जितना रिजर्व ऑफ सरप्लस यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कुछ भी है वो भी तो ओनर का ही क्लेम है। तो हमने कहा ठीक है सर, तो इसको भी लिख देते हैं चल के। जी, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। हमने कहा ए शेयर कैपिटल और बी हमने कहा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ए बी सी, ए बी सी डी। बेटा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी कुछ चीजें फॉर्मेट ने बताया, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा लंबे टाइम के लिए 12 महीने से ज्यादा, मैंने 4-5 साल के लिए कोई लोन लिया, पब्लिक से लिया, बैंक से लिया, कहीं से भी, पर कब रीपे करना है, 4-5 सालों में, तो लॉन्ग टर्म हुआ ना, नॉन करंट में जाएगा। तो बेटा अगर हमने कोई लोन ऐसा लिया जो विद इन द अकाउंटिंग पीरियड या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमें पे आउट करना है, तो वो लोन कैसा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बेटा अगर हम लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म भी है, हमने कहा ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो बेटा अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के आगे का कोई प्रोविजन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा जैसे कभी कोई एम्प्लॉय कंपनी से रिटायर होता है, ठीक है, 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल काम करने के बाद वो रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो कुछ भी हिसाब उसका है वो तो पे आउट किया ही जाता है। साथ ही साथ कंपनी इस लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए उससे एक अमाउंट अलग से पे करती है, उस अमाउंट को बोलते हैं ग्रेच्युटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी। और बेटा ये ग्रेच्युटी आया कहां से, किसी कंपनी ने किसी टाइम में एक जमाने में अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद, ग्रेच्युटी का मतलब ग्रेटिट्यूड इन नेचर, अपनी स्वेच्छा से एक सम्मान के रूप में उसे एक जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं कि पूरी जिंदगी किसी ने अपनी 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 पूरी जिंदगी की वर्किंग एक कंपनी में डेडिकेट कर दिया, तो कंपनी एक ग्रेटिट्यूड नेचर में उसे कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ पैसे और देती है, जिससे वो अपने बुढ़ापा आराम से कट जाए उसका। बेटा ये जब शुरू हुआ तो जो भी एम्प्लॉय रिटायर होगा सबको मिलने लगा, दूसरी कंपनी ने देखा कॉम्पिटिटर्स ने कहा हम भी देंगे, 10 कंपनियां देने लगी, तो बाकी एम्प्लॉय भी सोचते थे कि ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है, हमें भी इसमें काम करना चाहिए। धीरे धीरे कल्चर बढ़ता गया और फिर एक दिन इंडिया में क्या आया, ग्रेच्युटी एक्ट, और ये बताया गया कोई भी एम्प्लॉय अगर 5 साल तक कॉन्टिन्यूअस सर्विस किसी ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो उसे राइट है अपनी ग्रेच्युटी अमाउंट को रिसीव करने का आफ्टर सर्विस। तो अब ये बताओ, कंपनी को पता है कोई एम्प्लॉय 5 साल से ज्यादा हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो जब भी छोड़ेगा तो उसे ग्रेच्युटी में कुछ अमाउंट देना होगा, तो अचानक से अमाउंट कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए शुरू से ही कंपनी क्या करती है, हर एम्प्लॉय के लिए एक प्लान करता है कि कुछ प्रॉफिट का पोर्शन बचा बचा के लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना लेता है। जैसे बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये हो गया, ठीक है, वैसे ही विद इन द 1 ईयर अगर कोई पेमेंट के लिए, किसी एक्सपेंस के लिए या किसी कमिंग लायबिलिटी के लिए हम क्या बनाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा अब आते हैं सर,
कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोरोइंग आ जाएगी, यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएंगे। फिर क्या बच गया, यहाँ भी और यहाँ भी। बेटा बिल्कुल कॉमन चलेगा, एक चीज याद करोगे दोनों याद हो जाएगा। अब क्या बच गया सर, तो बेटा जी ये समझ लीजिए इसके अंदर 2 कमरे हैं, दोनों कमरे अलॉट हो गए कि इन 2 कमरों में, इन 2 कमरों में कौन कौन रहेगा उसके नाम अलॉट हो गए, उसके अलावा कोई नहीं रह सकता। उसके अलावा कोई लायबिलिटी आ गई, या तो विद इन द ईयर वाली या ईयर के बाद वाली, 2 तरह की लायबिलिटी है, और उनका नाम इन कमरों में अलॉटमेंट में नहीं आया है, तो उनको कहां बिठाया जाएगा। तो बेटा उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए बेनामी लायबिलिटीज जो आ जाएंगी, उनके लिए हमने कहा अदर लॉन्ग टर्म, यानी कि ये कमरे जिसको अलॉटेड है उनके अलावा कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आई तो सब कहां जाएंगी, अदर लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में भी तो होगा अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो ये तो फिल हो गया। तो यहाँ एक बच गया, मैंने कहा बेटा एक कैरेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से ये बचा हुआ है। जब भी बिजनेस है तो उधार में खरीद फरोख्त तो होगी। अगर हम उधार में गुड्स को सेल करते हैं तो उधार में खरीदेंगे भी तो खरीदेंगे तो वो जो उधार खरीदेंगे, क्या 5 साल का उधार गुड्स थोड़ी खरीदा जाता है, हमको भी क्रेडिट पीरियड अलाउ होता है, 2 महीने 3 महीने भाई पेमेंट कर देना। तो बिजनेस में बहुत सारे करंट लायबिलिटी में हम देखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं पेबल्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड हमारे बिजनेस में जो लेन देन चलता रहता है उसमें जो करंट लायबिलिटी हमारे पास है उसे बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, जैसे क्रेडिटर वगैरह। ठीक है बेटा जी। अब ये कॉलम्स आ गए बेटा, इन कॉलम के अंदर क्या रिपोर्ट करने वाले हैं हम, सिंपल सी बात, ये है नोट्स, ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। बेटा जनरली फॉर्मेट में बताया गया जो हमें कि आप करंट ईयर, इन सब में करंट ईयर का अमाउंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर क्लोजिंग में कितनी थी वो भी बताएंगे, साथ के साथ क्या बताएंगे, लास्ट ईयर का भी इंफॉर्मेशन देंगे। इसी से तो बेटा कंपेरेबिलिटी इजी हो जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर का डेटा भी है करंट ईयर का भी है, तो हम कंपेयर इजिली कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 साल का डेटा। साथ ही साथ बेटा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी है, इन सबके एक नंबर है, नोट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है सर, बेटा बैलेंस शीट बिल्कुल समराइज्ड फॉर्मेट में होती है। तो जैसे मैंने कहा रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल इतना है, हमने आपको बता दिया, ये पूरी बैलेंस शीट एक पेज में आ जाएगी। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस आपने टोटल में बताया। मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि कौन कौन से रिजर्व है इनके पास जिसका टोटल ये आ रहा है, कौन कौन से रिजर्व है इनके पास जिसका टोटल ये आ रहा है। तो बेटा मैंने कहा बेटा एक पेज लगा हुआ है बैलेंस शीट का, उसके पीछे 50 पेज लगे हुए हैं जो इनके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। क्या है उनके अंदर, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस की अमाउंट आया कहां से। पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम कौन सी देखना चाहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो पीछे पेजेस में पलटूंगा तो देखूंगा नोट नंबर 2 कहां पर है। ये सारे नोट्स अटैच हैं इस बैलेंस शीट के पीछे, सारे नोट्स कहां अटैच हैं, बैलेंस शीट के पीछे 50वें पेज में है। तो जो चीज का डिटेल आपको देखना है उसका नोट नंबर पड़ा हुआ है, पीछे पेज पलटिए, नोट नंबर 7 पे जाइए, आपको इसका शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन कौन से बना के रखे हैं वो सारा, यानी ये अमाउंट कहां से आया इसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा रिजर्व एंड सरप्लस, हमने कहा नोट नंबर 2। बेटा उसमें जब आप देखोगे ना तो आपको लिखा होगा कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये क्या होता है ये आगे हम समझेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और भी जो भी रिजर्व है बेटा वहां पर ये भी लिखा हुआ है करंट ईयर
प्रीवियस ईयर, यहां पर देखो ये 3 4 बेटा ये वो अमाउंट है, ये अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में, ये जो फाइनल है इन सारे रिजर्व का जितना टोटल है करंट ईयर का, ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, और प्रीवियस ईयर का ये टोटल बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। तो अगर मुझे देखना था अलग अलग तो मैं जाके नोट नंबर चेक करूंगा, तो नोट नंबर में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही शेयर होल्डर्स फंड, बेटा इसका नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहला कौन सा था नोट हमारा, शेयर कैपिटल का। बेटा पहला नोट है शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल का नोट्स में, यानी कि यहां तो देखिए बेटा, यहां तो हमने सिंपल लिख दिया शेयर कैपिटल, ये अमाउंट आ गया, और इसका जो नोट है बेटा, इसका ये वर्किंग नोट हमारा फर्स्ट जो है नोट्स टू अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को, यानी इस नोट्स टू अकाउंट को हमें अलग से सेपरेटली एक वीडियो में कराऊंगा आपको, क्योंकि उसके बिना ये बन नहीं पाएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो पहले इस नोट को समझेंगे इसके, ठीक है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो बैलेंस शीट में आज हमने केवल एज कंपनीज फॉर्मेट केवल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को किया है, और इसको याद रखने के लिए बेटा कितना आसान तरीका है, देखिए 1 मिनट, बहुत ही आसान तरीका है बेटा। तो 3 तो हेड हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को 2 पार्ट में बांट दिया, करेंट और नॉन करेंट, खत्म। याद क्या करना है बेटा इसमें, ये तो खत्म हो गया। दूसरा सब हेड, बेटा जो सब हेड्स हैं, यानी इनके अंदर बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। तो इनको सब कैसे याद रखें, भूल गए तो भूलने का मतलब ही नहीं बनता। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 3 हेड हो गए हमारे, और हर हेड के अंदर 2 3 4, कितना कितना, 2 3 4, बेटा गिनती कैसे भूल जाएंगे, 2 सब हेड, 3 सब हेड और 4 सब हेड, जो आपको याद रखना है। बेटा इसमें जो 3 है वही 3 तो यहां पर है, ये तो कॉमन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म, अदर शॉर्ट टर्म, कॉमन है। यहाँ क्या है, शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया और कमाया हुआ पैसा जो अभी तक कंपनी के पास ही है, इनको वापस नहीं दिया गया, रिजर्व एंड सरप्लस, ये टोटल बनता है क्लेम। तो लगाया हुआ पैसा और कमाया हुआ पैसा दोनों किसका है, शेयर होल्डर का। ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और इस तरीके से हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट होता है। बच्चों केवल 2 बार बिना देखे कहीं से, इसको पहले एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फ्रेश पेज खोलिए और ध्यान से एक बार पूरे फॉर्मेट को बनाइए। पूरा बन गया दैट्स गुड, नहीं बना तो बन तो गया लेकिन कुछ एक आध चीज याद नहीं आ रही, देखा फिर से समझ लिया, वापस से बनाया, ठीक, बन गया, बहुत बढ़िया। अब टारगेट क्या रखना है बेटा, प्राइमरी मेमोरी में तो आ गया डेटा, जिस दिन आपने ये सीखा अभी किया, आप जब सोने जाएंगे बेटा, सोने से पहले जब लाइट बंद कर दी आप लेट गए सोने के लिए, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, सोने से पहले एक बार सोचना कि सर वो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में था वो क्या क्या था। आपको पता है 3 सब हेड, 2 3 4, 3 हेड, 2 3 4 सब हेड, एक बार लिटिल 1 मिनट में बेटा यूं रिवाइज, अगर पूरी बैलेंस शीट आपको याद आ गई, परमानेंट हो गया। तो ये फॉर्मेट में आप बहुत ही यूज टू हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा कि ये फॉर्मेट आपको बुक में बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करिए। बुक में जो एडिशनल इसमें कुछ कुछ चीजें जो मैंने छोड़ दी हैं वो बुक में कैसे हैं उनको मैं तब समझाऊंगा जब आप इसको परमानेंट कर लें, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक में तो बेटा कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 प्रिंट करना था,
तो लॉ को कोई बुक प्रिंटर तो एडिट नहीं कर सकता, लॉ को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए मजबूरी है कि वो पूरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिंट करेंगे। पर आपके मतलब की जो चीज है वो डिक्टो ये होगी, आपको अपने मतलब की चीजें उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।